तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्त सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि एग्ज़ाम में अब बहुत कम समय बचा है, तो इसलिए पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखें और बिल्कुल भी स्टॉप ना होने दें। ठीक है दोस्तों, उसी सीरीज़ में हम लेकर के आ गए हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। चलिए, तो ज़्यादा समय ना लगाते हो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन आप ऊपर देख पा रहे हैं, जल्दी से बुक और नोटबुक निकाल करके आप जल्दी से रेडी हो जाइए। चलिए, क्वेश्चन है कब्जे की अवधारणा। कब्जे का अर्थ या इसके तत्व, इसके प्रकार और अधिग्रहण के तरीके। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में इसके कुछ मध्यांतर में जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे जाकर के कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो हमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में देखने के लिए भी मिलते हैं और शॉर्ट वाले भी पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल है। ठीक है, लाइफ के जो मोमेंट्स होते हैं वहाँ पर इन चीज़ों को सीख करके हम अपने अनुभव को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम समाज की जो चीज़ें हैं उनको समझने में और किस प्रकार से हम अपना जीवन आगे चलाने वाले हैं, जो समस्याएं आती हैं उन सबको सॉल्व करने में ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ये हमें बहुत ही ज़्यादा फीडबैक देते हैं और वैल्यूबल होते हैं हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि जो एक आज का जो क्वेश्चन है ये मोस्टली कोई ही पर्सन ऐसा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल आप लोग हैं जो कि आप लॉ कर रहे हैं, आप वकील बनने वाले हैं तो इस नज़रिए से आपके लिए ज़रूरी है। मैं कहता हूँ एक आम नागरिक की हैसियत से भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के मोड पर देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको फेस करने को मिल सकती है। तो उस कंडीशन में हम अपने आप को कैसे अच्छा बनाएं और उन प्रॉब्लम्स का समाधान कैसे करें, वो भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई अगर इतना जो एलिजिबल नहीं है, एजुकेट नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो उसको भी ये समझना चाहिए। इट मीन्स कि आप इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो लॉ नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनके जीवन में भी ये मोड आते हैं। चलिए, तो अब कैसे कैसे कहाँ का कंडीशंस आती हैं वो सभी हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन की जैसे आपको देखने को मिल रहा है कब्जा। देखिए, कब्जे के संबंध में जैसा कि सालमन कहते हैं, यह मनुष्य और वस्तु के बीच सबसे बुनियादी संबंध है। भौतिक वस्तुओं पर कब्जा आवश्यक है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं के उपयोग और उपभोग के बिना मानव जीवन और मानव समाज असंभव होगा। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होने लगा, अस्तित्व के लिए संघर्ष इतना कड़वा था कि लोग कुछ वस्तुओं को अपने कब्जे में लेने लगे और उन्हें अपना मानने लगे। वे उन चीज़ों पर गर्व करने लगे और बाहरी लोगों को उनके साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थे। वे अन्य सभी के बहिष्करण के लिए निरंतर नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए दृढ़ थे और एक विनम्र शुरुआत से अवधारणा बढ़ने लगी और इस संबंध में काफ़ी प्रगति हुई। दोस्तों, ये बात इसके जो हमने ये फैक्ट जो इसमें डाला है वो इसके इतिहास को दर्शाता है। देखिए, जब हम सभी आदि मानव थे तो उसके बाद में धीरे धीरे हमें नॉलेज आई, ज्ञान आया और हमें जो वस्तुएं थी, भौतिक वस्तुएं, उनके बारे में ज्ञान हुआ तब कि जब वो हमारे लिए उपयोगी हो गई और हमने अपने लाभ के लिए उनका यूज़ किया। तो अब जो चीज़ें हमारे लाभ के लिए थी हमने उस पर अपना अधिग्रहण कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया कि ये हमारा है और हमको इसको यूज़ करना है क्योंकि उससे हमारा फ़ायदा होता था। ये तो एक नॉर्मल सी मिसाल है। जैसे कि जो पुरापाषाण काल में, शायद पुरापाषाण काल में ही जब तांबे की खोज हुई थी, ठीक है, सबसे पहला मेटल था, तांबे की खोज हुई थी। उसके बाद से जो हम मानव थे हमने उनका यूज़ किया, तो यूज़ करने के बाद में ही पता चला कि तांबा हमारे लिए कितना उपयोगी है। उससे पहले अगर हमें उस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि उसका क्या कार्य है, क्या यूज है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही उसका उपयोग समझ में आने लगा हमने उसको क्या कर लिया, अधिग्रहण, कब्जा कर लिया। जहाँ भी चीज़ें मिली हमने उसको उठा करके रख लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये तो एक इतिहास का मैंने एग्जाम्पल दिया। अब आ जाते हैं हम करंट में। देखिए, हम लोग कहीं भी अगर बाहर जा
जा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर हमें कोई चीज़ मिली, जैसे कहीं पत्थर पड़ा हुआ है, कोई ईंट पड़ी हुई है, ठीक है, तो हमने उसको देख करके इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि वो पत्थर जो पड़ा हुआ है, वो ईंट जो पड़ी हुई है, वो कहीं भी मिल सकते हो, हमारे लिए कोई काम की नहीं है, ठीक है, समझना एक बात। लेकिन अगर उसके एवज में अगर हमें कोई मेटल मिलता है या फिर कोई एक नोट पड़ा हुआ मिल जाता है, तो हम तुरंत उसको उठा करके रख लेते हैं, है कि नहीं? तो क्यों रख लेते हैं? उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब यहीं से स्टार्ट होता है कब्जा। देखिए, जब भी हमें कोई हमारे उपयोग की मूल्यवान चीज़ मिलती है, वो हमारी हो या ना हो, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, अपना बनाने लगते हैं कि ये हमारी है, हम उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, इसी को बोलते हैं कब्जा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो हो गया उसका फीडबैक मूल्यांकन जो हमने किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 110 के तहत भी निम्नानुसार इसको शामिल किया गया है। कैसे? कानून की दृष्टि से भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। अधिग्रहण और कब्जे के नुकसान से अनगिनत कानूनी परिणाम निकलते हैं और इस प्रकार यह कहा जाता है कि कानून के एक क्षेत्र में कोई भी अवधारणा कब्जे के रूप में कठिन नहीं है। सबसे पहले यह स्वामित्व का प्रथम दृष्टतया सबूत है। देखिए, प्रथम दृष्टतया सबूत का मतलब होता है कि जैसे हमें कोई भी चीज़ मिली और उसकी हमारी पहली नज़र पड़ी तो वो हमारी हो गई, अगर उसका कोई मालिक नहीं है तो, ठीक है, तो ये पहला सबूत है कि उस पर हमारा कब्जा होगा। देन, जिसे कानून के 10 बिंदुओं में से 9 के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि एक धारणा है कि किसी चीज़ का मालिक उसका मालिक है और उन अन्य दावेदारों को जो उस चीज़ को साबित करना होगा। इट मीन्स कि कोई अगर चीज़, जैसे कोई 10 का नोट आपको रोड पर मिला, तो कोई ना कोई तो उसका मालिक होगा, लेकिन या तो मालिक की जेब में से निकल के गिर गया, लेकिन कोई भी, अब वहाँ पर 10 लोग हैं, ठीक है, तो उनमें से 10 लोगों में हो सकता है एक लोग हो जिसका वो नोट हो, उसको पता ही ना हो कि मेरा नोट है, लेकिन वो फिर भी 10 के 10 उस नोट को हथियाने में लग जाएंगे, ठीक है, तो अब वो नोट किसका होगा? ठीक है, इसका सबसे प्रथम सबूत यही था कि जिसकी सबसे पहली दृष्टि उस पर पड़ी वो उसका होगा। लेकिन और भी बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कानूनी तरीके हैं कि वो किसका हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। यहाँ से तो हमने बस एग्जाम्पल स्टार्ट किया है, अभी हम देखेंगे आकर के और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो भी भौतिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उन पर कैसे कैसे अधिग्रहण हो सकता है। आगे है, यहाँ तक कि एक व्यक्ति को जो गलत तरीके से एक संपत्ति रखता है, एक चोर की तरह है। सच्चे मालिक को छोड़कर बड़े पैमाने पर दुनिया के खिलाफ इसका अच्छा अधिकार है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो कि तीसरे व्यक्ति का शीर्षक है। साथ ही किसी को अपनी भूमि से बेदखल करना या बेदखल करना और जबरन प्रवेश करना गलत कार्य है, भले ही व्यक्ति का कब्जा गलत हो। इस प्रकार सरल रूप से यह कहा जा सकता है कि कानून कब्जे की रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, कब्जा और मालिकाना हक दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन कानून मालिकाना हक को भी प्रोटेस्ट करता है और कब्जे को भी प्रोटेस्ट करता है। लेकिन उनके क्या क्या आधार होते हैं दोस्तों, वो हम जानने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं कि कब्जे का शाब्दिक अर्थ कई न्यायविदों ने कब्जे शब्द को अलग तरीके से परिभाषित किया है। कुछ उल्लेखनीय परिभाषाएं हैं जिन्होंने कब्जे को परिभाषित किया है। सबसे पहले सालमन भैया हैं, उन्होंने कहा है कि भौतिक वस्तु का कब्जा इसके अन्य उपयोग के दावे का निरंतर अभ्यास है। मतलब कि कोई व्यक्ति अपनी किसी वस्तु का उपयोग कर रहा है, वो उसको निरंतर करते जा रहा है, तो ये उसका दावा है कि उस पर उसका कब्जा है। इस प्रकार कब्जे में दो चीज़ शामिल होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, अनन्य उपयोगकर्ता का दावा। मतलब कोई व्यक्ति, जैसे आपके पास में बाइक है, आप उससे डेली आ जा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर आपका कब्जा है। लेकिन कोई और व्यक्ति कहे नहीं, ये बाइक तो मेरी, तुम्हारे यार मैं 2 महीने से इस बाइक को चला रहा हूँ, मेरी बाइक है।
समझ में आ गया? तो पहला दावा तो ये होगा। दूसरा है इस दावे का सचात या वास्तविक अभ्यास, यानी इस पर शारीरिक नियंत्रण पूर्व मानसिक तत्व है जिसके एनिमस पजेसिव जिसको कहा जाता है, और बाद में भौतिक तत्वों को कॉर्पस पोसिडेंडी कहा जाता है। देखिए एनिमस पोसिडेंटी और कॉर्पस जो पोसिडेंटी है, ये पोसिडेंटी है, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों के दोनों आपको 4 नंबर में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान रखना। चलिए, 2 चीज़ें इसमें इसने कही गई हैं सालमन जी ने, कि एक तो कहा गया एनिमस के बारे में और एक कहा गया कॉर्पस के बारे में। एनिमस के बारे में उसने कहा है कि शारीरिक नियंत्रण पूर्व मानसिक तत्व है, मतलब किसी चीज़ को हम बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो उस पर हमारा क्या है, एनिमस पोसेसिस है, और बाद में उसका भौतिक तत्व, मतलब कि वो क्या वस्तु है, किस तरह से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो बाद में कितने समय तक हमारे पास में रहेगी, क्या उसका मालिकाना हक हमारे पास है, वो आ जाएगा कॉर्पस पोसिडेंडी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये तो सामान्य ने कहा था। अब फ्रेडरिक पोलक कहते हैं, उन्होंने बताया कि आम बोलचाल में एक व्यक्ति के पास ऐसी किसी चीज का अधिकार या अधिकार होना कहा जाता है जिस पर उसका स्पष्ट नियंत्रण होता है, या जिसके उपयोग से उसके पास दूसरों को बाहर करने की स्पष्ट शक्ति होती है। तो वह 2 तत्वों के बारे में बात करता है, कॉर्पस और पोसिडेंटी और दुश्मनी कब्जा। देखिए इस फैक्ट को हम बहुत ही आसानी से समझाते हैं। एक वर्ड होता है पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है हमारा अधिकार। देखिए चलिए एक वाइड एरिया से हम तुम्हें एग्जांपल देते हैं, दोनों को समझाते हैं। फ्रेडरिक पोलक ने कहा है कि एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, ये बॉय है ये गर्ल है, दोनों एक दूसरे से प्रेम में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब लड़का जो होते हैं वो पजेसिव होते हैं, लड़के दोनों ही पजेसिव होती हैं। इट मीन्स के फिजिकल भौतिक रूप से एक दूसरे का दोनों पर अधिकार होता है। ये बात तो आप समझते हैं। जब एक दूसरे दो रिलेशन में होते हैं, प्यार में होते हैं, दोस्ती में भी होते हैं, दोस्ती में ही समझ लीजिए चलिए, तो दोनों का एक दूसरे पर अधिकार होता है। अब सपोज कि एक लड़की कुछ अलग कार्य करती है जो लड़के को पसंद नहीं है, तो वो कहेगा नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी हो, मेरी दोस्त हो, तुम ऐसा काम करो। लड़की कहती है, अब लड़का भी ऐसा कोई कार्य करता है तो लड़का भी इसमें ये कर देता है कि भाई, लड़की कहती है अगर तुम मुझ पर अपना इतना अधिकार समझते हो तो मैं तुम्हारे लिए अपने इच्छाएं, अपना जो भी है मन अपना बना लेती हूँ, नहीं करती हूँ ऐसा कार्य, तो तुम भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर दोनों का एक दूसरे पर कब्जा है, लेकिन मालिकाना हक तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समझना, एक दूसरे में मालिकाना हक नहीं है, कब्जा है। अब एक और व्यक्ति आता है जिसकी होती है शादी इस लड़की से, उस पर हो जाता है इसका मालिकाना हक। अब समझना चीज़ों को दोस्तों, देखिए इस पर जो हक है, ठीक है, इसका जो इस पर हक है वो कौन सा है, वो है इसका दुश्मनी कब्जा कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो इसके ऊपर जो सामान्य ने कहा है एनिमस पजेसिव का कब्जा है। लेकिन भाई साहब इस पति का जब इसके ऊपर कब्जा है वो कौन सा, कॉर्पस पोसिडेंसी है। समझ में आ गया? चलिए इन बात को ध्यान रखना। अब कब्जे की बात को हमने समझा दिया है, सालमन और फ्रेडरिक के दोनों के अकॉर्डिंग हमने इस एग्जाम्पल को सेट कर दिया है। चलिए अब चलते हैं सेवनी भैया के पास। अब सेवनी भैया क्या कहते हैं, सेवनी भैया कहते हैं कि वे कब्जे के अपने सिद्धांत में कहते हैं कि शारीरिक कब्जे का सार बहिष्करण के भौतिक शक्ति में पाया जाता है। मतलब कि जो शारीरिक कब्जा है उसका जो मतलब कि जो सार है वो क्या पाता है, भौतिक शक्ति में पाया जाता है। इट मीन्स कि जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था, एक गर्लफ्रेंड होती है, इसका एक पति होता है, उसके एक बॉयफ्रेंड होता है। तो जो बॉयफ्रेंड है उसका उस पर शारीरिक कब्जा नहीं है, मानसिक कब्जा है, दिमागी तौर से कब्जा है, लेकिन पति का उस पर भौतिक रूप से कब्जा है। ठीक है, तो जो कब्जा है मूल रूप से पाया जाता है भौतिक चीज के ऊपर। ठीक है, कि उसका भौतिक रूप से उस पर उसका अधिकार है। हालांकि सेमंड जो है सेवनी के इस दृष्टिकोण से सहमत बिल्कुल नहीं है, सहमत नहीं है, क्योंकि उनका तो जो सबसे पहले था उन्होंने एनिमस के लिए कहा था। तो वो कहते हैं कि मालिक के पास बाहरी हस्तक्षेप या बाधा के प्रतिबंध करने की शारीरिक शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए अब
उसके जो गर्लफ्रेंड है वो अपने पति से ज़्यादा बात मानती है अपने बॉयफ्रेंड की। तो वो कहते हैं कि बात चलो उसका भौतिक कब्जा के माना भी सही कि उसने शादी की है, उसके शरीर पर उसका हक है, लेकिन वो खुश तो तब होती है जब उसके बॉयफ्रेंड से उसकी बात हो जाती है। ठीक है, तो वो सेवनी के इस जो मत है वो उसको आलोचनात्मक तरीके से देखते हैं, आलोचना करते हैं। यह सबसे पहले इस तथ्य के कारण है कि कुछ चीज़ों पर शारीरिक रूप से कब्जा नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए, उन्होंने ये कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से कब्जा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे दिल है, किसी का दिल है, मन है, किसी का मन है, किसी से बात करने का मन करता है, बहुत मन करता है, तो उस पर उसका भौतिक कुछ नहीं है। ठीक है, तो वही ये जो है जो हमारे सेवनी हैं, इनका जो तर्क था उनको भौतिक चीज़ के लिए था, लेकिन जो सामंड है वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन पर भौतिक रूप से कब्जा हो ही नहीं सकता। अन्य व्यक्ति की, जैसे ए के पास अन्य व्यक्ति की भूमि पर अधिकार हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास भौतिक अधिकार है। तो सेवनी का सिद्धांत सम्मिलित कब्जे के मामले में लागू नहीं होता। एक अन्य कारण, जैसा कि सैमंड ने उदाहरण के माध्यम से समझाया है, कि एक शिशु के पास एक मजबूत और स्वस्थ व्यक्ति की तरह दूसरों को उसके अधिकार से वंचित करने की शारीरिक क्षमता नहीं है। फिर भी यदि वह अपने पास एक सिक्का रखता है तो उसे कानूनी कब्जा माना जाएगा। देखिए, एक छोटा जो बच्चा होता है वो लेटा रहता है, मतलब कि लेटा रहे या बैठा रहे, लेकिन कोई उसको उठा करके अपनी गोद में ले ले तो उस पर उसका हक नहीं है, वो उससे अपने आप को नहीं छुड़ा सकता क्योंकि वो दूसरे के कब्जे में है। लेकिन अगर उसके पास में कोई एक सिक्का हो, ठीक है, उसके हाथ में कोई, आपने देखा होगा कि बच्चे के हाथ में एक टॉफ़ी हो या बिस्किट हो या कुछ भी हो, तो वो बड़ा व्यक्ति जो है वो उसको छीन तो सकता है लेकिन उसके कब्जे से ले नहीं सकता। इन दोनों की चीज़ों का मतलब ये है कि जैसे ही आप बच्चे से उसकी चीज़ छीन लेंगे वो रोने लग जाएगा, भाई ज़्यादा नहीं कर सकता, रोने लग जाएगा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उसका कब्जा किस पर है। वो उस बच्चे को गोद में ले ले तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी चीज़ को नहीं ले सकता। ठीक है, चलिए आगे। मार्कबी का भी यह कहना है कि भौतिक शक्ति बल्कि एक वस्तु के साथ व्यवहार करने और दूसरों को बाहर करने की संभावना है। मतलब कि जो भौतिक शक्ति है वो किसी एक वस्तु पर के साथ में हम अगर व्यवहार करते हैं, कंटिन्यू उसमें व्यवहार में रहता है, तो जो उसका मालिक है वो उसको उससे बाहर कर देता है। इट मीन देखिए, जैसे कि जैसे कि आपके पास में एक कार है और वो मैंने आपसे रेंट पे ले रखी है, या फिर मैं आपका ड्राइवर हूँ और आप मालिक हैं, तो आपकी जो कार है, ठीक है, उसको मैं ही चलाऊंगा, मैं उसकी साफ सफाई करूंगा, मैं पेट्रोल डलवाऊंगा, जो भी करूंगा मैं करूंगा। अब उसका अधिकार मेरे पे है, ठीक है, आपका तो केवल और केवल क्या है, मालिकाना हक है। ठीक है, तो वो उससे दूर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप उसको चलाओगे, नहीं चलाऊंगा तो मैं ही, क्योंकि आपने मुझे अधिकार दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इयरिंग क्या कहते हैं। वे कब्जे की अवधारणा के बारे में एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण रखता है और उसकी राय है कि एनिमस पॉसिडेंडी का तत्व भौतिक नहीं है और कानूनी कब्जे के परीक्षण के रूप में काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर इयरिंग के विचार को स्वीकार किया जाए तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा कि एक चोर उस चीज पर कब्जा करने का दावा क्यों कर सकता है जिसे उसने चुराया है, लेकिन नौकर नहीं जिसके पास अपने मालिक का माल है। इस प्रकार इरादा भी कानून कब्जे का एक भौतिक तत्व है। देखिए, इसने अब दो चीज़ों के बारे में रखा है, एक तो चोर और एक नौकर। देखिए, नौकर जैसे मालिक है, ठीक है, अब मालिक किसी घर में नौकर है और मालिक को जाना है कहीं विदेश 2 महीने के लिए, तो उसके बाद में उस घर की जो भौतिक जो कब्जा है वो उसके नौकर का है। ठीक है, तो वो उसकी देखरेख कर सकता है, जो चाहे वो उसके साथ में उस समय पर कर सकता है। लेकिन अगर एक चोर है और उसकी कुछ सामान को चुरा ले तो उस पर अपना मालिकाना हक नहीं जमा सकता, कब्जा जमा सकता है। ठीक है, चलिए आगे है जस्टिस होम्स। देखिए, जस्टिस होम कहते हैं कि कब्जा हासिल करने के लिए एक व्यक्ति को वस्तु और बाकी दुनिया के साथ निश्चित शारीरिक संबंध में खड़ा होना चाहिए और एक निश्चित इरादा होना चाहिए। इस प्रकार वह संपत्ति के 2 तत्वों की ओर इशारा करते हैं।
ठीक है। इट मीन्स कि कोई भी संपत्ति है वो दो है, एक तो उसको व्यवहार से उसको कब्जा करना, ठीक है, और एक उसे भौतिक रूप से कब्जा करना। वो कहते हैं व्यवहार से कि अगर कोई चीज़ है तो हम उसके साथ में जितनी समय तक रहेंगे वो हमारे साथ में रहेगी, हम उसकी देख रेख करेंगे तो वो उस पर हमारा अधिक कब्जा होगा, बल अधिक लगेगा, कब्जे के जो महत्व है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है सर हेनरी मैन लास्ट। देखिए सर हेनरी मैन, कब्जे का अर्थ किसी वस्तु के साथ संपर्क जिसमें अन्य व्यक्तियों को उसके आनंद से वंचित करना शामिल है। कब्जा वसीयत में फिर से शुरू होने वाले शारीरिक संपर्क को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में यह केवल शारीरिक नज़रबंदी का मतलब नहीं है, बल्कि हिरासत में ली गई चीज को अपने रूप में रखने के इरादे से जोड़ा गया शारीरिक नज़रबंदी है। कैसे? देखिए, जब आपने देखा होगा कि बस होती है, बस में सीटें होती हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके सीटें होती हैं। कोई भी यहाँ से चढ़ा और उसने देखा अरे वाह 2 सीट यहाँ पे खाली है, एक पर वो बैठ गया और एक पर अपना उसने रुमाल रख दिया, समझना। तो जिस सीट पर उसने अपना रुमाल रखा वो कह देगा यहाँ पर मेरा कब्जा है, यहाँ पर मेरा कब्जा है। क्यों? क्योंकि वो किसी और को वहां पर बैठने नहीं देगा, वो उसको बैठने देगा जिसका उसका मन है बिठाने का। ठीक है, तो अब उस सीट का आनंद कोई और नहीं ले सकता। ठीक है दोस्तों, तो सर हेनरी मैन कहते हैं इसी चीज के बारे में कह सकते हैं, जो चीज हमने अपनी हिरासत में ले ली, ठीक है, उसको हम किसी और से यूज नहीं करने देते हैं, और ये जो फैक्ट होता है उसी को हम कहते हैं कब्जा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर हमने आपको बहुत डिटेल में एग्जाम्पल अच्छे अच्छे देकर के आपको समझा दिया है कि कब्जा एक्चुअली किसे कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पड़ाव पर, वो है कब्जे के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कब्जा। देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है कि कब्जे के 2 तत्व हैं, बिल्कुल, कार्पस और एनिमस। उनकी चर्चा इस प्रकार की जा सकती है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कॉर्पस। देखिए, कॉर्पस ऑफ पोजीशन, ध्यान रखना दोस्तों कि ये क्वेश्चन यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में देखने को मिल सकता है, इसलिए ध्यान रखना। देखिए, कॉर्पस ऑफ पोजीशन, कॉर्पस कब्जा। कॉर्पस का तात्पर्य 2 चीजों से है, यानी मालिक का शारीरिक संबंध यानी वस्तु, और बाकी दुनिया के साथ मालिक का रिश्ता कैसा है। देखिए, वस्तु के साथ मालिक का कुछ भौतिक संपर्क या नियंत्रण मौजूद होना चाहिए। मतलब कि जो कोई वस्तु है उसके साथ मालिक का कुछ भौतिक संपर्क होना जरूरी है सबसे पहले, और उस पर उसका नियंत्रण भी होना चाहिए, ताकि एक उचित धारणा को जन्म दिया जा सके कि अन्य लोग या बस मालिक के उसके उपयोग के अधिकार के साथ वस्तु के आनंद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखिए, अब मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। एक है बस, ठीक है दोस्तों, ये बस है, ध्यान रखना ऐसे करके। अब एक व्यक्ति है, आपने देखा होगा, एक व्यक्ति है वो ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है, एक व्यक्ति है वो कंडक्टर सीट पे बैठा हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि बस पर कब्जा किसका है, ड्राइवर का है, कंडक्टर का है? आप बिना सोचे समझे कह देंगे ड्राइवर का है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि वस्तु के साथ मालिक का भौतिक संपर्क और नियंत्रण मौजूद होना। देखिए, जो कंडक्टर है जरूरी नहीं है उसको बस चलानी आती हो, लेकिन जो ड्राइवर है उसको बस चलानी आती है, इसलिए कब्जा उसका है। ठीक है, अब यहां से एक और नई धारणा का जन्म होता है कि इसके मालिक का उपयोग भी तो वही कर रहा है ना, तो उपयोग भी कर रहा है और उसको उसका हक भी है। ठीक है, तो यहां पर कहा जाएगा कि जो ड्राइवर है, ठीक है, वो उस मालिक का हकदार है। अब जो ड्राइवर है वो चलाता है, सपोज करो वो उसका यूज करता है, वो उसको चलाता है। अब किसी और को तो वो वहां पर नहीं बैठाएगा कि चलो भी तुम आनंद ले लो, ड्राइवर कर लो, नहीं करने देगा वो। ठीक है दोस्तों, चलिए, इस गैर हस्तक्षेप को निम्नलिखित तरीकों से सुरक्षित किया जा सकता है। कैसे? मालिक की शारीरिक शक्ति। देखिए, कब्जे में रहने वाला व्यक्ति आमतौर पर दूसरों को अपने कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए दीवारों, फाटकों, दरवाजे आदि का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी के पास धन है जिसे वह एक तिजोरी में बंद कर देती है। ठीक है दोस्तों, देखिए, जो चीज तुम्हारी है उसको तुम क्या करोगे, सुरक्षा प्रदान करोगे ना, ताकि कोई और उसका यूज ना करे। समझ में आ गया? तो सबसे पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा है, ये तो था जो गैर हस्तक्षेप करने से रोकेगा, सही बात है। दूसरा है मालिक की व्यक्तिगत उपस्थिति। देखिए,
मालिक की भौतिक शक्ति और उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति हालांकि आमतौर पर एक साथ मौजूद होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे मेल खाते हों। उदाहरण के लिए एक बच्चे के हाथ में एक सिक्का कब्जे का तात्पर्य है भले ही उसके पास अपने कब्जे में हस्तक्षेप को बाहर करने की भौतिक शक्ति न हो। अभी जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया, एक बच्चे के पास में सपोज करो दोस्तों कि 1 रुपये का सिक्का है, अब उसका हाथ में है वो, ठीक है, भौतिक संपर्क में है, किसी और को उस पर कब्जा करने देगा नहीं, ठीक है, भले ही उसकी इतनी शक्ति न हो कि वो दूसरों से उसको बचा सके, लेकिन फिर भी है तो सही, कोई बड़ा आएगा उसको छीन लेगा, वो रोता रह जाएगा, ठीक है। तो ये एनिमस है, ठीक है दोस्तों, क्या है, एनिमस है। चलिए आगे चलते। एनिमस का मतलब होता है दुश्मनी तौर से कब्जा करना, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है, उसकी चीज है, तो वो एनिमस जो है मतलब एनिमस का मतलब होता है एनीमी, दुश्मन, ठीक है, दुश्मनी तौर से या फिर उसके राजी के बगैर कोई उस पर कब्जा कर सकता है, लेकिन वो नहीं, अभी में उसके पास है लेकिन वो उसको नहीं होने देगा, हालांकि उसके बस में नहीं होगा तो तब कोई और उसका कब्जा कर लेगा, यही होगा एनिमस, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि इसके मालिक की मात्र अस्थायी अनुपस्थिति में कब्जा नहीं खो सकता। उदाहरण के लिए देखिए, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और कहीं पर रखी हुई है, ठीक है, और आपका उससे संबंध है लेकिन आप वहां पर नहीं हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपका कब्जा खत्म हो जाएगा, ये बात के लिए कह रहा है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अपना सामान घर में छोड़कर टहलने जाता है उसका उन पर से अधिकार नहीं खो जाता। एक और उदाहरण में, जहां एक व्यक्ति रात को खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में प्रवेश करता है, वहां अपना कोट उतारता है और उसे स्टैंड पर लटका देता है, अभी भी कोट उसके कब्जे में है, और जो कुर्ता बेईमानी से उतार ले वह चोरी का दोषी ठहरेगा। इस तरह जब कोई व्यक्ति रात का खाना देता है तो वो उसके चांदी के कांटे मेहमानों के हाथ में रहते हैं। देखिए, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर जो रात उसको खाना दिया जाता है, जिस प्लेट में दिया जाता है, जिस उससे खाएगा, चम्मच से खाएगा, तो उसके हाथ में है लेकिन उस पर उसका कब्जा नहीं है, ठीक है, ये एनिमस कॉर्पस नहीं है, लेकिन उसको प्लेट को और चम्मच को लेकर के चल दे और चला जाए तब उस पर हो गया एनिमस कब्जा। समझ में आ गया। चलिए आगे, गोपनीयता। देखिए, यदि स्वामी वस्तु को गुप्त तरीके से रखता है, मतलब कि तुम्हारे पास में कोई वस्तु है जिसकी किसी को जानकारी नहीं है, तो यह भी एक प्रकार से वस्तुओं को दूसरों के हस्तक्षेप से सुरक्षित करने का ही एक तरीका है। भाई, तुम दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, सपोज करो तुम्हारे पास में बहुत सारे हीरे हैं, हीरे डायमंड, तुम उनको दुबका के रखोगे, किसी को नजर ना पड़ जाए, क्योंकि पता चलेगी तो सोचेंगे, बोलेंगे भाई कहाँ से आया, कोई पुलिस में FIR कर देगा, उनको बताना पड़े कहाँ से लेकर आया। भाई, डायमंड तो ऐसी चीज़ है तुम घर में तो नहीं उगा सकते, ठीक है, और किसी से लोगे भी तो उसके लिए बहुत पैसा जाएगा, कहाँ से लेकर आए, गैर कानूनी तरीके से लेकर आए होगे, इस वजह से तुम अपनी कब्जे की चीज़ों को छुपा करके रख सकते हो, ठीक है, और यही गोपनीयता होती है। चलिए बाद में एग्जाम्पल देते हैं, हालांकि एग्जाम्पल तो आ रहा था। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, आज की जो जनरेशन है वो इससे समझ सकती है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो होते हैं उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे नाजुक होते हैं, ठीक है। एक जो रिश्ता होता है उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि देखो तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, लेकिन किसी को बताना मत, है कि नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम किसी को मत बताओ तो हम किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। तो अब हमारा एक दूसरे पर अधिकार है लेकिन हम किसी को बताएंगे नहीं, तो यही आ गया गोपनीयता में, ठीक है, क्योंकि पता है अगर दूसरों को पता चला तो लोग तुम्हारे घर पे बोल देंगे, तुम्हारे दोस्तों को पता चल जाएगा। हो सकता है कि एक लड़का कह रहा है एक लड़की से कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और किसी को नहीं बताएंगे, ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बताएंगे ना दोस्तों को बताएंगे, तो वो कहता है चलो चलो ठीक है, गुप्त तरीके से हमने क्या कर ली, फ्रेंडशिप कर ली, लेकिन कंडीशन क्या है, वो गुप्त तरीके से, क्योंकि उन्हें पता है जैसे ये बात उजागर हुई तो हमारा कब्जा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, या फिर समाप्त हो सकता है, कुछ ना कुछ तो लोचा जरूर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है कि अन्य चीजों के कब्जे से संरक्षण, अन्य चीजों के कब्जे से संरक्षण। देखिए, कई बार किसी वस्तु के कब्जे से कुछ अन्य चीजों का कब्जा हो जाता है जो उससे जुड़ी होती है या उससे जुड़ी होती हैं। इस प्रकार भूमि का कब्जा उन चीजों का कब्जा प्रदान करता है जो उस पर या उसके अधीन है। देखिए, जैसे कि
अन्य चीजों के कब्जे से संरक्षण। इट मीन्स कि आप देखिए कि आपके पास में एक खेत है, ठीक है दोस्तों। अब खेत के साइड में जो है यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पेड़ है। अब तुम्हारा कब्जा जो है वो खेत में है, ठीक है, तो उसके साथ साथ में, खेत के साथ साथ में पेड़ों पर भी तुम्हारा ही कब्जा माना जाएगा। कोई उनके साथ में हानि करता है, कोई उनको कुछ भी गलत तरीके से यूज करता है, तो आप उसका संरक्षण करेंगे ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे कि आप रोड है एक, ठीक है, समझने की कोशिश करना, रोड है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर आप बाइक से जा रहे हैं और ये रोड आपका नहीं है लेकिन बाइक आपकी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रोड को तोड़ने पे लगे हो, गड्ढा कर रहे हो उसमें, आप उसको रोक, अरे अरे रुको रुको, क्यों तोड़ रहे हो भाई, इसको तोड़ क्यों रहे हो? वो कहेगा तेरा बाप का रोड है, अच्छा तोड़ेंगे, रोक ले। वो कहेगा अरे मेरे बाप का नहीं है लेकिन मेरी बाइक तो यहीं से निकलती है, ठीक है, तो रोड को नहीं तोड़ सकते। तो ये अब क्या कर रहा है, ये अपनी बाइक का इसका कब्जा है, लेकिन उसके साथ साथ में संरक्षण किसको दे रहा है, रोड को भी दे रहा है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब चलते हैं आगे। एनिमस डोमिनी का प्रकटीकरण। देखिए एनिमस डोमिनी का प्रकटीकरण, देखिए किसी चीज के आनंद की वास्तविक सुरक्षा में दावे की दृश्यता एक अन्य तत्व है। एक प्रकट इरादा सामान्य सहमति की सुरक्षा प्राप्त करने के अधिक संभावना है, जिस पर उसने कभी भी एक दृश्य रूप ग्रहण नहीं किया था। सीधे शब्दों में किसी चीज का खुले तौर पर उपयोग करने से उसके अधिकार की प्रथम दृष्टता सही मानसिकता होती है। एनिमस डोमिनी को हम इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि किसी भी चीज के जो आनंद की जो वास्तविक सुरक्षा है ना, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है कि वो एक जो दृश्यता होता है ना, एक दृश्यता उसका तत्व होता है, ठीक है, कि जैसे अभी हमने भी रोड वाला एग्जांपल आपको दिया था, तो उसमें क्या था कि वो उसका संरक्षण दे रहा है रोड का, ठीक है, उस पर कुछ भी होने से रोक रहा है। वो कब तक दे रहा है, जब तक वो उस पर दृष्टता नजर रखे हुए है, ठीक है भाई। नजर रखे हुए का मतलब जैसे वो वहां से निकला, उसने देखा तो उसने टोक दिया, ये उसका संरक्षण हो गया। लेकिन अगर वो वहां पे नहीं होता, कोई करता रहता, तो उस पर कौन सा फर्क पड़ रहा है? समझ में आ गया नहीं? चलिए, तो इसी तरह से कहते हैं कि सबसे पहले ये है कि जब हमारे सामने हमारी जो अधिकार की चीज़ है, अगर उसके साथ में कुछ हो रहा है तो उस पर हम उसको रोक लगा सकते हैं, अपने कब्जे को वहाँ पर हम दर्शा सकते हैं कि इस पर हमारा कब्जा नहीं कर सकते। हालांकि पीछे अगर कोई उसका कुछ भी कर दे तो वो बात अलग है। अंत में सामाजिक संदर्भ में गलत कब्जे को पक्षपात के साथ नहीं देखा जाता, इसलिए सही कानूनी दावे का सम्मान लोगों को दूसरों के कानूनी कब्जे में दखल देने से रोकता है। देखिए जो सामाजिक एक नज़रिया होता है, ठीक है, कि अभी चलो एक फिर से वही चीज़ बता देते हैं। एक गर्लफ्रेंड होती है और एक बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है। अब बॉयफ्रेंड जो है वो कहीं भी घूमता है, कहीं भी किसी भी लड़की से बातें करता है, कुछ भी करता है, ठीक है, तो गर्लफ्रेंड कुछ नहीं कहती उससे, कोई बात नहीं, घूम ले भैया, जिसके साथ घूमना है, जिससे बातें करनी है कर, रात रात भर बातें कर, घूम, जो भी करना है कर। अब जो एक बॉयफ्रेंड होता है, मतलब कि एक दोस्त होता है, अब वो देखता है कि लड़की जो बातें कर रही है किसी, सब उससे कहता है तू किससे बातें कर रही थी, नहीं कर सकती, तू मेरी दोस्त है, क्यों कर रही है बातें। लड़की के एक बात बता, जब मैं तुझे नहीं रोकती तो तू मुझे कैसे रोक सकता है। इट मीन्स कि जब मैं अपना कब्जा नहीं दर्शाने, तो अपना कब्जा क्यों दर्शा सकता है, ठीक है। तो इसको पक्षपात नहीं कह सकते हम, ठीक है, इसको पक्षपात नहीं कह सकते, ये निष्पक्षता है, समाज की निष्पक्षता है। क्योंकि यहाँ पर जो है कानूनी दायित्वों का जो सम्मान है वो करना चाहिए भाई। अगर तुम नहीं रोक रहे हो तो उसको भी नहीं रोकना चाहिए, कल तुम्हारे ऊपर भी ये बात आ सकती है, या फिर तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, तो अब आपने समझ लिया है, आगे चलते हैं। एनिमस पोसिडेंसी, एनिमस पोसिडेंडी। देखिए केवल शारीरिक संपर्क या किसी चीज पर नियंत्रण पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसके साथ इस तरह के नियंत्रण का अभ्यास करने की इच्छा या इरादा होना चाहिए। कब्जे में एक मानसिक या व्यक्तिपरक तत्व को एनिमस पोसिडेंसी कहा जाता है। कब्जे में एक मानसिक या व्यक्तिपरक तत्व को, मानसिक तौर से जब हम किसी पर अपना अधिकार मान लेते हैं, उसी को बोलते हैं एनिमस पोसिडेंडी।
परिभाषित करने के लिए यह मालिक का सचेत इरादा है कि वह दूसरों को अपने कब्जे के अधिकार में दखल देने से रोकता है। इट मीन्स कि एक दोस्त, एक लड़की, बॉय लड़का और एक लड़की, दोनों एक दूसरे को बातें करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई तीसरा आकर के बातें करे, कोई तीसरी आकर के बातें करे तो एक दूसरे को रोकते हैं, दुश्मनी। तो तू उससे बात नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं हम क्या, एनिमस पॉसिडेंडी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एएन मजूमदार बनाम राज्य के मामले में यह माना गया कि शत्रुता के बिना कॉर्पस अप्रभावी है। शत्रुता के बिना कॉर्पस अप्रभावी है। शत्रुता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वैमनस्य न्याय संगत हो और गलत भी हो सकता है। जैसे चोर के मामले में जिसके पास चोरी का माल है, एनिमस को निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, एक व्यक्ति के पास अभी भी एक भूमि का कानूनी अधिकार है, भले ही उस भूमि पर दूसरों का अधिकार हो। इस तरह यह भी विशिष्ट होने की जरूरत नहीं है कि यह सामान्य हो सकता है। जैसे कि एक मछुआरा अपने जाल में सभी मछलियों को रखता है, भले ही वह मछलियों के बारे में भूल गया हो। या कहा जाता है कि एक व्यक्ति के पास अपने पुस्तकालय की सभी किताबें हैं, भले ही वह उनकी सही संख्या नहीं जानता हो, तो उनसे कुछ का अस्तित्व उसका हमेशा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि हमारे पास में कितनी चीज़ें हैं, कितनी नहीं है, ये महत्व नहीं करता। ये महत्व करता है कि वो हमारे अंडर में है या नहीं है, वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी ये बात कही गई है यहाँ पर कि जो यहाँ पर कि शत्रुता के बिना कॉर्पस अप्रभावी है। ठीक है, कॉर्पस अप्रभावी शत्रुता के बिना, मतलब कि कोई भी भी चीज़ पर अगर हमारा हक है, अगर कोई उस पर अपना अधिकार जमाता है तो वहाँ हमारी शत्रुता निकल के आ जाएगी, वही उस पर प्रभावी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यह आवश्यक नहीं है यह आवश्यक नहीं है कि शत्रुता किसी वस्तु को स्वामी के रूप में धारण करने की होनी चाहिए। इस प्रकार गिरवी के मामले में गिरवीदार के पास गिरवी रखी गई वस्तु का कब्जा होता है, हालांकि वह अपने ऋण को चुनौती सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के रूप में इसे हिरासत में रखना चाहता है। किराएदार के मामले में भी यह बात लागू होती है कि दूसरे शब्दों में शत्रुता स्वयं की सीमा नहीं होनी चाहिए। एक नौकर या एजेंट अपने स्वयं के उपयोग के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई वस्तु रखता है। इट मीन्स कि जैसे उसने बताया था कि किसी ने अपनी चीज़ किसी को गिरवी रख दी। ठीक है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है, और रास्ते में जाते जाते आपने देखा कि यार बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने पेट्रोल पंप पे गए, उससे कहा यार पैसे मेरे पास में है नहीं, पेट्रोल डाल दो, लेकिन तुम मेरा फ़ोन रख लो। ठीक है, मैं शाम को आऊँगा जहाँ पे जा रहा हूँ, या फिर कल को मैं आपसे फ़ोन ले जाऊँगा और आपके पैसे दे जाऊँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब जो फ़ोन है उस पर जो कब्जा है वो हो गया ऑयल डालने वाले का, पेट्रोल पंप वाले का कब्जा हो गया। समझ में आ गया नहीं? लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो पेट्रोल का जो मतलब कि जिसके पास अपनी उसकी चीज़ रखी है वो उसका कुछ भी कर सकता है, उसका कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि कुछ अधिकार हैं, अगर आप उसको जो भी अधिकार उसके अकॉर्डिंग देते हो तो उन अधिकारों को वो लाभ उठा सकता है। मतलब कि आपने कह दिया चलो इसको फ़ोन चला लेना, गाने सुन लेना, नेट चला लेना इसमें, ठीक है, तो वो आप अधिकार दोगे तो उसका अधिकार है, लेकिन नहीं दोगे तो नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे दोस्तों, कब्जे और कानून के बीच में अंतर। कब्जे और कानून के बीच में क्या अंतर होता है? देखिए, कब्जे को तो हम तब से पढ़ते आ रहे हैं, कानून को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, जानते हैं ना कानून किसे कहते हैं? कानून कहते हैं कि जब भी हम ऐसी कोई प्रतिक्रिया या क्रिया या काम करते हैं जो कि जिससे दूसरों को प्रॉब्लम होती है, समस्या हो या किसी का नुकसान हो, ठीक है, तो कानून बीच में आ जाता है, हमें वो सब करने से रोकता है। ध्यान रखना, रोकता है।
ठीक है। और इसी तरह से कब्जा है, कब्जे में हमारी कोई चीज़ है, अगर उस पर कोई व्यक्ति उस पर कोई कार्य करता है, कुछ भी उसका उपयोग करने की कोशिश करता है, तो हम उसको भी रोकते हैं। तो दोनों चीज़ों में क्या है, रोकना रोकना आ रहा है। कानून भी रोकता है हमको किसी को चीज़ को गैर कानूनी गैर तरीके से किसी का यूज़ करने से। और जो पजेसिव है, मतलब कि जो कब्जा है, जिस पर हमारा अधिकार है, ठीक है, उसको अगर कोई यूज़ करे तो उस पर भी हम उस पर रोकते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में फिर भी अंतर, देखिए मतलब तो दोनों का एक ही है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, लेकिन अंतर है, क्या है, देखिए वास्तव में, मतलब वास्तव का मतलब समझते ही आप, ओरिजिनल में कब्जा, वास्तविक कब्जा एक भौतिक कब्जा है, और कानून की नज़र में कब्जा या कानूनी कब्जा की नज़र में कब्जा है, यानी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित है। देखिए घूम मत जाना, कानून की नज़र में, कानून की दृष्टि से कब्जा या कानूनी कब्जा, कब्जा हो या फिर कानूनी कब्जा हो, कानून की नज़र में कब्जा ही है, यानी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित है। कब्जा कोई सा भी हो, ठीक है, तो वो कब्जा ही है कानून की नज़र में, ठीक है। दूसरा, उदाहरण के लिए एक सेवक अपने स्वामी की ओर से एक साइकिल रखता है, ठीक है, मतलब कि एक सेवक है, एक नौकर है, और मालिक की तरफ से उसके पास में एक साइकिल मालिक ने दे रखी है सामान वामान लेके आने के लिए, साइकिल जब भी सामान साइकिल पे लेके आएगा। दूसरा है, उसका वास्तविक अधिकार उसके पास है। देखिए वास्तविक अधिकार तो साइकिल का नौकर के पास ही है, लेकिन कानून की दृष्टि में ये स्वामी के पास है। लेकिन कानून की दृष्टि में कौन है मालिक उसका, कौन है मालिक उसका, जो मालिक है वो है ना। चलिए, रोमन कानून वास्तव में कब्जे और कानून में कब्जे के बीच के अंतर को प्राकृतिक कब्जे और नागरिक कब्जे के रूप में भी पहचानता है। प्राकृतिक कब्जा मतलब वो जिसने वो चीज़ को बनाया है, जिसने उस चीज़ को लेकर के आया है, जिसने उस चीज़ को खरीदा है। और नागरिक कब्जा मतलब जो उसका यूज़ कर रहा है। दोनों में ध्यान रखना, ये रोमन कानून में है, ठीक है दोस्तों। चलिए, कुछ निर्देशी मामले इस प्रकार हैं, इसको हम और ज़्यादा क्या करते हैं, एक डिटेल से जानते हैं ताकि कोई भी आगे कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर में आपको देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, एक व्यक्ति एक दुकान में गया और उसने उसे देखने के लिए अपने हाथ में कुछ कपड़ा ले लिया और फिर उसे लेकर के भाग गया। अब उसे चोरी का दोषी इसलिए ठहराया गया क्योंकि उसने कपड़े को केवल अपने हाथ में लेकर कब्जा नहीं लिया था, और कपड़े का कब्जा अभी भी दुकानदार के पास था। समझ में आ गया दोस्तों, मतलब उसकी कीमत नहीं चुकाई थी। अगर तुम्हारे पास में कोई चीज है, वो तुम्हारा कब्जा उस वक्त तब होगा जब तुम उसकी कीमत अदा कर दोगे। समझ लेना, ध्यान रखना, कीमत अदा कर दोगे तो उसका कब्जा है। कोई भी कब्जा हो, जब तक तुम उसका कीमत अदा नहीं करोगे तुम उसके मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए फिर से मैं वही बात पे आ जाता हूँ। देखिए, एक पत्नी है, उसके पति का उस पर हक इसलिए होता है क्योंकि उसकी कीमत चुका चुका है, उसकी कीमत वो दे चुका है। और एक पत्नी का अपने पति के ऊपर इसलिए हक है क्योंकि वो भी उसकी कीमत दे चुके। अब कीमत उनका शारीरिक रिलेशन नहीं है, ठीक है, फोन पर बात करना नहीं है, कीमत है उनकी के पूरे समाज के सामने वो उनको अपना चुका है, ठीक है, और वो भी उस समाज के सामने अपना चुकी है, वो भी उसके लिए 7 फेरे लिए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इट मीन्स ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, ठीक है, लड़की वालों ने दहेज दिया, लड़के वालों ने पैसे खर्च किए, ये सारी चीज़ें जो है वो कीमत है एक दूसरे के ऊपर अधिकार की। अब उसमें कंडीशन क्या आ जाती है, उसमें कंडीशन ये आ जाती है कि किसी लड़की का एक प्रेमी होता है, वो कहता है ओहो अब उसका कब्जा हो गया तो उससे शादी हो गई, वर्षों से तो मैं चाहता हूँ। अब भैया वर्षों से तुम चाहते हो, तुम मुझसे बातें करो, तुम्हारा रिलेशन 10 साल में होगा, लेकिन तो क्या, कीमत तो उसने चुका दी ना, तुमने आज तक कीमत ही नहीं चुकाई। तुम एक दूसरे के साथ घूमना फिरना इस सब को कीमत थोड़ी ना मानोगे। तो कीमत क्या है, वैल्यूबल फीडबैक जो समाज का है, कानूनी तौर पर है, उसको आप जानो। समझ में आ गया, तब किसी के ऊपर अपना अधिकार जमाओ। चलिए, जैसे कि वो कपड़े को लेकर के भाग गया, तुम भी कभी किसी को लेकर के भाग जाओ तो उस पर कानूनी रूप से नहीं होगा तुम्हारे पीछे, तुम्हें पता है ये क्या हालत होती है, ठीक है। चलिए आगे एक एग्जाम्पल और है बहुत अच्छा, एकोना बनाम रोजर्स। यहाँ एक घर के मालिक ने एक महिला को घर के एक कमरे में अपना सामान रखने की अनुमति दे दी। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस कमरे की चाबियां उस महिला के पास थी, न कि मकान मालिक के पास, घर के मालिक के पास थी। और इस प्रकार अदालत ने कहा कि कानून की नज़र में सामान महिला के कब्जे में था और घर का मालिक नहीं था। देखिए क्या था कि एक घर में आपने जैसे कोई मकान किराए पे लिया,
किराए पे मकान लेने के बाद ने आपने आपने अपना मोबाइल, लैपटॉप, अपनी बाइक, अपने ही जो कमरा आपने लिया है उसमें रख दी और तुम उसकी चाबी लगा करके चले गए। बाद में तुम्हारी चाबी ताला किसी ने तोड़ करके और सामान निकाल लिया। अब तुम मालिक से कहो ये तेरे मकान में रहता था मैं, तूने मेरा मकान माल लिया, तू बता कहाँ मालिक। अबे पागल वागल है क्या, चाबी तेरे पास में थी तो मालिकाना हक तो तेरे पास में है। तूने किसको चाबी दी, किसको नहीं दी, मुझे इस बात से क्या मतलब है। समझ में आ गया नहीं। तो यहाँ पर कानून भी उसका साथ देगा। भैया जिसके पास में चाबी होगी उसी का उस पर हक होगा, वहां पे कुछ भी हो सकता है तो वो उसी का हर्जाना भुगतेगा। ठीक है, मालिक का इसमें कोई दोष नहीं होगा। चलिए एक और बहुत अच्छी एग्जांपल से हम यहाँ पर समझेंगे। हन्ना बनाम पील। देखिए हन्ना बनाम पील, प्रतिवादी ने एक घर खरीदा, ध्यान रखना आप, लेकिन उस घर पर कभी कब्जा नहीं किया, उसने घर को खरीद करके छोड़ दिया। इस प्रकार सरकार द्वारा इसकी मांग की गई और उसमें एक सैनिक तैनात किया गया। देखिए एक घर था, घर किसी ने खरीद लिया, खरीदने के बाद कभी भी वो वहां पर गया नहीं। ठीक है, इसी दौरान क्या हुआ, सरकार की नज़र में वो आ गया और सरकार ने कह दिया ये मकान है अभी तक खाली पड़ा है, कोई इसका वो नहीं है, ना ही कोई अस्तित्व में है। तुम ऐसा करो सिपाही भैया, हम तुम्हें मकान तो अलॉट कर जो कर रहे हैं ना, आप यहीं, आपके लिए बेनिफिट है, फौजी भैया आप यहीं पर रह लो। भाई सरकार का हक है किसी भी फौजी को या किसी भी सरकारी कर्मचारी को या फिर किसी को भी क्या देने का, जो फ्लैट अलॉट करने का, आपको पता भी है। तो उसने क्या कर दिया, वही मकान दे दिया। अब उसमें सैनिक जो है उसने सैनिक तैनात कर दिया उसकी सुरक्षा के लिए। सॉरी मैं थोड़ा सा वो हो गया था। अब मकान उसको दे दिया कि सरकार ने कि इसको तैनात कर दिया सैनिक को। अब सिपाही को खिड़की के फ्रेम के ऊपर घर में एक ब्रॉन्ज मिला और उसे पुलिस को सौंप दिया। देखिए अब उस जो वहाँ पर उसकी निगरानी कर रहा था, जो देख रहा था सैनिक, उसने देखा अरे यार यहाँ पर तो ये रखा हुआ है, चलो पुलिस को दे दिया। अब देखना आगे क्या लोचा होगा। लेकिन पुलिस ने ब्रॉन्ज के मालिक का पता लगाए बिना उसे बेच दिया। ओहो, पुलिस भी भ्रष्टाचारी थी, नालायक, माल मिल गया चलो बेच दो। इस प्रकार वादी सैनिक ने ब्रॉन्ज या उसके खोजक के रूप में इसके मूल्य का दावा किया, जबकि प्रतिवादी ने कहा कि वह ब्रॉन्ज का हकदार था क्योंकि जिस घर में यह मिला वह उसका था। अब बात फैल गई। अब जैसे ही उसका कब्जा वो उसमें आया, वो प्रतिवादी जिसका मकान जो था वो भी आ गया और जो सैनिक तैनात था वो भी, पुलिस, 3 लोग हो गए इसमें। अब पहले बात तो सैनिक ने ये कहा कि ये पुलिस से कहा कि तुमने इसको बेच कैसे दिया, तुमने बेच दिया, ये मैंने ला करके दिया था, मैं वहाँ पर ड्यूटी पर था, ये मेरा हक था, तुमने बेच कैसे दिया, चलो मुझे इसके पैसे दो। इतने मालिक आ गया, मालिक ओए यहाँ पे आओ दोनों। अब तुझसे मैंने कहा था कि तू मेरी घर की देख रेख कर, कुछ भी कर, सरकार ने कहा था उससे कर, लेकिन मकान मेरा था तो उसमें जो सामान है वो तो मेरा था ना। अब बात गई कोर्ट में। फिर अदालत ने माना कि प्रतिवादी ब्रॉन्ज का हकदार नहीं है। देखिए जो मकान का मालिक है वो उसका हकदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे कभी भी घर में नहीं रहता था, वो कभी भी उस घर में रहता ही नहीं था, तो उसे कैसे पता कि वहां पर क्या चीज़ है। जब उसको चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, उसके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं है, तो कैसे मालिक हुआ। चलिए उसका पत्ता साफ, और इसलिए उसके पास न तो कोष था और न ही दुश्मनी, क्योंकि उसे ब्रॉन्ज का कोई ज्ञान नहीं था और वादी इसका खोजक के रूप में इसका हकदार था, सिवाय सच्चे मालिक के जो पाया नहीं था। इस वजह से वो जो उसका हक था वो किसको मिल गया, वो सिपाही को मिल गया जो वहां पर तैनात किया गया था, क्योंकि वो सबसे पहले उसी को, अब दृष्टता भी थी, ठीक है, वहां पर दृष्टता थी, पहली नजर में किसको मिला वो माल, उसी को मिला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए तो अब आप समझ गए होंगे कि जो कब्जा होता है वो क्या होता है और कैसे कैसे कब्जे होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कब्जे के प्रकार। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कब्जे के प्रकार। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कब्जे के प्रकार। यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है, अगर आपको समझ में आया हो, आपको लगा हो कि आज आपने कुछ नया सीखा है, ठीक है, और आगे भी आपको सीखने के मिलता रहेगा, लेकिन उसके लिए आप हमारी भी थोड़ी सी कीमत अदा कर दीजिए। कितना है यार, बहुत सारी नहीं, बस एक लाइक और शेयर हमारे चैनल इस वीडियो को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लो, बस इतना ही तो चाहते हैं हम आपसे। चलिए आगे चलेंगे, अब पढ़ेंगे हम कब्जे के प्रकार। ठीक है दोस्तों, चलिए।